Yes, sir, open the camera. Wise, thank you. वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियसली जैसे कि आपको पता है हमने जैसे बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स पढ़ी थी, जिसमें जैसे उनके जो कवरिंग्स हैं, कवरिंग्स के हवाले से जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर था सबसे बाहर जो, और उसके बाद जो है सेल वाल की कंपोजिशन थी, सेल मेम्ब्रेन तक हमने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन, यू नो वेरी वेल कि सेल मेम्ब्रेन जो है जिसके डाइवर्स फंक्शन हमने आखिर में नोट की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में एब्सेंट है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। तो इस तरह सेल डिवीजन में इनमें इनका रोल होता है जो हमने पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह। तो व्हाट्स हो, अब हम जो है जो चीज़ें डिस्कस की हैं उससे फर्दर हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। साइटोप्लाज्म हेडिंग है बैक्टीरिया के, साइटोप्लाज्म की हेडिंग। साइटोप्लाज्म की जो कंटेंट्स हैं उसमें यू नो वेरी वेल के प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें ओनली वन ऑर्गेनील दैट इज राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के अलावा और कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। इसी तरह से जो है रिजर्व फूड है, स्टोर फूड है या फूड पार्टिकल्स हैं वो भी मौजूद हैं, वेस्ट भी मौजूद होते हैं। इसी तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग से डिस्टिंग्विश नहीं है, न्यूक्लियस ट्रू नहीं है। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जस्ट एक सर्कुलर जो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कवरिंग नहीं होती है, तो जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मौजूद है। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए, एक या एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स किसके कंपोनेंट्स हैं? साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की हेडिंग में हम आएंगे। साइटोप्लाज्म, तो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म की जो हम टेक्स्ट बुक एनटीबी के हवाले से बात करेंगे, टेक्स्ट बुक के हवाले से बात करेंगे। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक, ओवरऑल इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो जेली जैसा नजर आता है, जेली लाइक है। मास विच लैक्स साइटोस्केलेटन, यू नो वेरी वेल के यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है। प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिसमें माइक्रोफ्लामेंट है, इंटरमीडिएट फ्लामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। एसटीबी, फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर 4 के अंदर ये साइटोस्केलेटन की हेडिंग मौजूद है, जो साइटोस्केलेटन जैसे बैक्टीरिया में नहीं है। साइटोस्केलेटन नहीं है, जो जिस 3 प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उस सूरत में जो है साइटोस्केलेटन पाया जाता है। सेल्यूलर ऑर्गेनील सवाए राइबोसोम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे इस इन दो लाइन के अंदर जस्ट ओनली 2 की पॉइंट्स हैं कि जेली लाइक अपीयरेंस है और इनके अंदर एक ही ऑर्गेनील दैट इज राइबोसोम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राइबोसोम, अब हम जैसे प्रोकैरियोटिक, जैसे हमने अभी एनटीबी फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, हाफ वालों ने पढ़ा है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में फर्क होता है। तो क्योंकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उनकी राइबोसोम की ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल से। तो यही पॉइंट जैसे सेल चैप्टर है, एनटीबी पोर्शन का सेल सेक्शन है, उसकी वही राइबोसोम वाली पॉइंट इस जगह पे मौजूद है बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे एज वेल एज। तो आई थिंक एनटीबी में राइबोसोम इंक्लूड नहीं है, टॉपिक नहीं है, अदर टॉपिक्स मौजूद है। टेक्स्ट बुक के अंदर राइबोसोम की पॉइंट्स जरूर मौजूद हैं। तो जैसे कि आपको पता है राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। और इनकी जो है इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है सेडिमेंटेशन जो है कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली, एस स्वेडबर्ग यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली। तो इनका जो राइबोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोट से टोटली डिफरेंट है। यूकैरियोट के जो राइबोसोम्स हैं वो 80S कहलाते हैं और ये जो राइबोसोम है 70S कहलाते हैं, 70S कहलाते हैं। तो ये और ये सिमिलर भी हैं। तो इसी तरह से 2 पॉइंट्स हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फ्रीली डिस्पर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में फर्क है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स जो है 2 कंडीशंस
तीन फिगर्स को याद करेंगे। बैक्टीरियल राइबोसोम 70s के होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट का लार्जर सब यूनिट जो है 50s का होता है। बस तीन फिगर याद करनी, बाकी नहीं करें। इसके कंपेरेटिवली जैसे ये यूकैरियोट्स है 80s का होता है, लार्जर जो 60 और स्मॉलर 40 का होता है। हमारे काम की फिलहाल चीजें नहीं। राइबोसोम से यू नो वेरी वेल कि दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही सेम काम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के बनने का जो अमल होगा वो राइबोसोम में होता है। डिटेल आपने जैसे पढ़ी है। इसी तरह से स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड फूड मौजूद हैं एज वेल एज वेस्ट मटेरियल। किसके अंदर? बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर। बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल मौजूद है एज वेल एज जैसे वेस्ट भी मौजूद है। ये दोनों चीजें जैसे एसटीबी से थोड़ी से हटके नहीं आई हैं चीजें, इनको आप नोट करेंगे। जैसे स्टोर्ड फूड मटेरियल के हवाले से ग्लाइकोजन जैसे एसटीबी के अंदर हमने नोट किया है। एसटीबी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 के अंदर भी जैसे ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा है। एस कहलाते हैं। और इसी तरह से लार्जर सब यूनिट है जो 50s का है, स्मॉलर सब यूनिट जो 30s का है। प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड फूड भी मौजूद है एज वेल एज प्रोटीन और फैट्स मौजूद हैं। प्लस में वेस्ट हैं तो उनकी वेस्ट की क्या कैटेगरी है ये याद करें। काफी सारी चीजें क्रैमिंग या मेमोराइजेशन जैसी चीजें हैं जो आप यकीनन याद करेंगे। और इसी तरह से जो सब यूनिट के हवाले से जैसे 70s जो है सब यूनिट है, 70s है जो लार्जर सब यूनिट है 50s का होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है। और इसी तरह से ये कंप्लीट राइबोसोम है जो 70s का है। एनीवे जैसे ये डायग्राम वगैरह देखनी नहीं है, नहीं याद करनी है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बैक्टीरियल जीनोम। जीनोम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जैसे इसका डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल जिसमें जीन्स जो मौजूद हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, लॉन्ग सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, प्लस में एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए भी होती है, प्लाज्मिड जिसे कहते हैं। कलेक्टिवली इसे कहते हैं जीनोम कहते हैं। जैसे आपने लोअर क्लासेस में यकीनन जो है लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के हवाले से, तो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक जो है सर्कुलर लॉन्ग सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, प्लस में एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए होती है जिनका तादाद एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है। और ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इनके बाहर जैसे आपको पता है कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस लाइक रीजन। तो यानी प्लाज्मिड और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम कलेक्टिवली हम इन्हें कहेंगे बैक्टीरियल जीनोम। जीनोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनके अंदर मौजूद है, जीनोम जीन्स मौजूद है। तो न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियोइड रीजन है जिसके अंदर जैसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है जिसके अंदर इसका डीएनए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मौजूद है which is not separated from the cytoplasm by nuclear membrane। जैसे आप सब स्टूडेंट को मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यानी इसकी जो साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियर जैसे मटेरियल इनके दरमियान कोई भी सेपरेशन, पार्टीशन, मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है इनके दरमियान। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये लाइटर रीजन जो अपियर होगा। कौन सा रीजन? ये जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो पड़ा है ये लाइटर रीजन नजर आएगा। बाकी जो अदर जो सराउंडिंग होगी यकीनन डार्कर अपीयर होगी। देन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज आल्सो नोन एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इनका डबल स्ट्रैंडेड भी है, बट ये सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है।
तो ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसी के अंदर जो है यही जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सबको रेगुलेट करते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे बैक्टीरिया की जो भी जीन्स हैं, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं फर्दर जो नई बनेगी, यकीनन सारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी लाइक जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, जो एज अ लाइटर एरिया नजर आता है। ड्यू टू दिस सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 डिप्लॉयड नंबर है 2n है, और हैप्लॉइड नंबर जो है 23 होता है, हाफ नंबर। ठीक है, तो इस बैक्टीरियम के अंदर है ही एक लाइक डीएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल जो है डीएनए का मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हैप्लॉइड कहेंगे। यकीनन इसका एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। जैसे इस कंडीशन को ह्यूमन बीइंग की जैसे हाफ नंबर क्रोमोसोम के होते हैं तो हैप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसकी डबलिंग तो नहीं होती है, ओनली वन क्रोमोसोम है, वन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, तादाद यही है। बट हर बैक्टीरियम का अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, जब ये बैक्टीरिया जब डिवाइड होने को जा रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि इसी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी वन जो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसकी रेप्लिकेशन होगी तो थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि ये डिप्लॉयड कंडीशन आती है, अदरवाइज हमेशा ये हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव ओनली वन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इनके यहाँ ओनली एक ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। यही पॉइंट बताई गई है। Due to the single chromosome, bacteria are considered as a haploid organism. Haploid organism, one end जिसे हम कहते हैं haploid organism. Short duration of diploid state comes in their life cycle just before the cell division when they replicate DNA. जाहिर है जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो उस वक्त यानी दो जैसे क्रोमोसोम जैसे अपीयर होंगे, बट फौरन थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि एक बैक्टीरियम में से दो बैक्टीरिया बनेंगे तो यानी थोड़ी देर के लिए डिप्लॉयड कंडीशन जैसे होती है। और बैक्टीरियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक डीएनए एज अ सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है जो बैक्टीरियल जैसे डीएनए और जेनेटिक मटेरियल और जैसे यूकैरियोटिक डीएनए में यही फर्क है, ये सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। द न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। जितनी भी इंफॉर्मेशन है बैक्टीरियम की न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करने की सारी इंफॉर्मेशन सब इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। इन एडिशन टू डीएनए सम बैक्टीरिया आल्सो कंटेन वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके अलावा नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया के अंदर ऐसी एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जिनकी तादाद एक रिंग हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मिड कहेंगे। दैट एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर भी फ्यू जीन्स होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स मौजूद हैं, और कुछ हैवी मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस के भी जीन्स पाए गए हैं इस लाइक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जो जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, नई पॉइंट्स हैं। तो स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ये है, सर्कुलर है, स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बैक्टीरिया के ये जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे हम प्लाज्मिड कहेंगे, जिसके अंदर जीन्स मौजूद हैं। किसके लिए जीन्स मौजूद हैं? दो चीजों के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी मौजूद हैं। जैसे अगर इंटर क्लास के स्टूडेंट ने एसटीबी में रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसके अंदर एएमपीआर जीन है, एएमपीआर जीन, स्टूडेंट्स को एएमपीआर जीन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर ये एएमपीआर जीन मौजूद है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग सेक्शन में पढ़ा था इंटर क्लास में एसटीबी में। एएमपीआर जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पीसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, उसकी रेजिस्टेंस यानी अगर इस बैक्टीरियम को एम्पीसिलिन वाले मीडियम में हम रखेंगे तो इस बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होगी उस एंटीबायोटिक से, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। तो प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए है उसके अंदर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के जीन्स भी मौजूद है। नंबर 2, ये न्यू पॉइंट है, एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंस। नंबर 2, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए भी जैसे इसके अंदर जीन्स मौजूद है, किसमें? प्लाज्मिड में मौजूद है। तो खास तौर पे आर्सेनेट है, आर्सेनाइट है, कैडमियम है, जिंक है, कोबाल्ट एंड मर्करी इसके अगेंस्ट जो है, ये हमारे एनटीबी वगैरह में पॉइंट्स नहीं है एडिशनल, जिससे उसकी रेजिस्टेंस के हवाले से उसमें जो है जीन्स मौजूद है। सिंपल वर्ड्स में आपको प्लाज्मिड की दो फंक्शन है जो आपको याद करने हैं कि एक
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ड्रग रेजिस्टेंस। नंबर 2, हैवी मेटल रेजिस्टेंस के जीन्स प्लाज्मिड के अंदर मौजूद हैं। बाकी प्लाज्मिड का एक पॉजिटिव रोल, जैसे आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे वेक्टर बनाने का काम होता है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है, उसके लिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है फॉरेन जीन को जैसे ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट उसकी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो यकीनन जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इलस्ट्रेशन है, बैक्टीरियल सेल उसके अंदर जो है ये प्लाज्मिड की, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बट ये एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जिन्हें हम कहेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस जीन ए, रेजिस्टेंस जीन बी, रेजिस्टेंस जीन सी है, तो ये एंटीबायोटिक्स होंगी, उनको जो है इस पे बैक्टीरिया पे कोई भी असर नहीं करेंगे। इसी तरह से प्लाज्मिड जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी मौजूद है, हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन भी इसमें मौजूद होते हैं। जो हैवी मेटल्स जो होते हैं उनकी जैसे रेजिस्टेंस, यानी उसमें यकीनन उनकी जो एंट्री वगैरह जो है वो नहीं होगी, या इसका इफेक्ट जो होगा वो इस बैक्टीरियम पे नहीं होगा। ओवरऑल जैसे बैक्टीरियल डीएनए, जैसे आपको पता है स्मॉल, जैसे एक सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, प्लस में एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जिनकी तादाद एक या एक से ज्यादा हो सकती है, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मिड कहेंगे। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियल डीएनए या जो जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, कलेक्टिवली हम इन्हें कहेंगे बैक्टीरियल जीनोम, जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आ जाता है एज वेल एज एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, कलेक्टिवली इन्हें हम कहेंगे बैक्टीरियल जीनोम कहेंगे। तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी हम और भी टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे प्रीवियसली आई थिंक हमने पढ़ा है फिम्ब्रियाई पढ़ा है, पायली पढ़े हैं, और प्लस में एक और लॉन्ग फाइबर होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। सब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद है, और फ्लैजिला का बेसिक काम यकीनन जैसे लोकोमोशन है, बैक्टीरियल लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला होती है। कंपोजिशन जो यूकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक के सेल के फ्लैजिला होते हैं उनमें डिफरेंस है। जैसे यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर अगर फ्लैजिला है तो वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला होगा अलग से एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसका नेम है फ्लैजिलिन प्रोटीन है, उसका बना हुआ है। कंपोजिशन में भी फर्क है, प्लस में इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका फंक्शन है उसके लिए भी थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, यकीनन थोड़ी सी समझने जैसी है, हम नोट करेंगे कि किस तरह से बने हुए हैं फ्लैजिला के अंदर बेसल बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडी, और देन जो है एक हुक होता है और एक फिलामेंट होती है। फिलामेंट के अंदर जैसे फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं, तो 3 इसके कंपोनेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरियल फ्लैजिला के, जो मूवमेंट में यकीनन इसका जो रोल है। स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेसेस, जो बैक्टीरियल सरफेस से जो प्रोजेक्ट आउट या बाहर निकलती हैं आर कॉल्ड बैक्टीरियल अपेंडेज। जैसे ये बैक्टीरियम है, मेन बॉडी बैक्टीरियम है, इसमें ये फ्लैजिला, जैसे अगर एक फ्लैजिला है या सरफेस से जो पायली निकल रही है तो मीन्स, या जो फिम्ब्राई है तो इन्हें जनरली कहेंगे अपेंडेज कहेंगे। फ्लैजिला भी अपेंडेज में आ जाएगा, और ये जो पायली है या फिम्ब्राई है ये पायली है, इसी तरह से ये जो फिम्ब्रियाई है ये जो अपेंडेजेस कहलाएगी, ये सारी बैक्टीरियल अपेंडेजेस कहलाएगी जो सरफेस से इमर्ज आउट होती हैं। जैसे आपने देखा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के हवाले से, एक यानी लेयर्स हैं जिसमें कैप्सूल और स्लाइम है, या सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग्स हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस इंक्लूजन है। ये सरफेस से बाहर की जो प्रोजेक्शंस हैं जो इमर्ज होते हैं इन्हें हम कहेंगे अपेंडेजेस कहेंगे, जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। 2 चीजें हमने थोड़ी सी कल पढ़ा था, और जैसे आज फ्लैजिला हमारा मेन हेडिंग या कंपोनेंट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंदर जैसे फिम्ब्रियाई आ जाते हैं, पायली आ जाते हैं, और इसी तरह से फ्लैजिला है, ये कलेक्टिवली फ्लैजिला, पायली और फिम्ब्रियाई है, पायली इसे कहेंगे। तो फ्लैजिला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर लोकोमोशन, सिंपल सी चीजें हैं। बायोलॉजी के आप स्टूडेंट, एंटी टेस्ट के स्टूडेंट है, थोड़े 1-2 महीनों के बाद यकीनन आप जो डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि फ्लैजिला जो है यकीनन जो है इसका रोल या रिलेशन लोकोमोशन से है। और कंपोजिशन के हवाले से फ्लैजिलिन प्रोटीन, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं फ्लैजिला,
ये किसके बने हुए हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन बने। एंड लैक माइक्रोट्यूब्यूल, लैक की मीनिंग होती है एब्सेंट, यानी ये यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर अगर किसी सेल के अंदर फ्लैजिला है तो उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और बैक्टीरियल सेल जो होगा उसके अंदर क्या है? फ्लैजिलिन प्रोटीन है। ठीक है, इन दिस वे दे परफॉर्म डिफर फ्रॉम द डिफरेंट pili or fimbriae are tubular extension of the cell membrane project through the cell wall। pili और fimbriae, जैसे ये शार्ट जो फाइबर्स हैं इन्हें fimbriae कहेंगे, जो अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कल जैसे हमने पढ़ा था। और ये पाइली जो थोड़े से इससे लॉन्ग फाइबर्स हैं, तादाद कम होती है, जिनका रोल या फंक्शन जैसे आपको पता है कॉन्जुगेशन में या बैक्टीरियल जैसे जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर में इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो पाइली जो पाइलिन प्रोटीन के बने हुए कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फाउंड ऑन द सर्टेन स्पीशीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। पाइली आर यूज्ड टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, सिंपल सी चीज है। अदर फंक्शन ऑफ पाइली इज अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ये काम जो खास तौर पे फिम्बिरियाई होती है, जो अटैचमेंट का काम होता है, और इसी वजह से फिम्बिरियाई को हम अटैचमेंट पाइलस भी कहते हैं, अटैचमेंट पाइली भी कहते हैं। जस्ट उनका काम होगा अटैचमेंट विद द सरफेस। तो जैसे ये हमने कल डिस्कस किए, तो अब हम नेक्स्ट जो है फ्लैजिला की तरफ आते हैं। फ्लैजिला की तरफ आते हैं कि फ्लैजिला के अंदर क्या होता है। ओवरऑल ये जैसे अपेंडेजेस हैं, यू नो वेरी वेल। अपेंडेजेस कौन सी हैं? जैसे आपने देखा कि बैक्टीरिया की सरफेस से निकलने वाली, तो ये जो पाइली है, और इसी तरह से ये फिम्ब्रियाई है, छोटे जो है थ्रेड्स हैं जिन्हें फिम्ब्रियाई कहेंगे, और सबसे बड़ा लॉन्ग फाइबर है जिसे फ्लैजिला कहते हैं। पाइली, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला कलेक्टिवली कॉल्ड एज बैक्टीरियल अपेंडेजेस। ठीक है, फंक्शन वगैरह हमने कल जैसे डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिला की तरफ, जिसके जरिए लोकोमोशन होती है। थोड़ी सी एक अगर हम जैसे कंपेयर लें कि बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर क्या फर्क होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक और जैसे बैक्टीरियल फ्लैजिला है, तो उसमें जैसे यूकैरियोटिक जैसे फ्लैजिलम है, उसमें फर्क ये है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम है, इसके अंदर छोटे प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नेम होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन है। फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए अंदर जो है ये हालो होते हैं, ये फाइबर जो अंदर हालो होता है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये ग्लोब्यूलर इन नेचर है, ग्लोब्यूलर इन नेचर है। इसके कंपेरेटिवली ये जो फाइबर्स होते हैं, जिनको आपको पता है कि हम इन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, बहरहाल तो ये जो जैसे सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो सेल वॉल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और इसके अंदर जैसे आपको पता है कि ये ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी जैसे बेरिंग होते हैं, जैसे आपने मशीन के अंदर जैसे बेरिंग्स होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बेरिंग बॉल्स होते हैं, बाहर एक रिंग होती है, अंदर बॉल भी होते हैं, और उसके अंदर कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर ये घूमते रहते हैं, यकीनन तो इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये जो बेसल बॉडी कहलाती है, बेसल बॉडी के अंदर इसी तरह से बेरिंग लाइक प्रोटीन भी मौजूद है, अंदर एक रॉड भी मौजूद होती है। ये बेरिंग हुई और इसके अंदर रॉड, यकीनन बेरिंग के अंदर, और ये रिंग, बेरिंग की रिंग्स के अंदर और भी छोटे छोटे प्रोटीन्स होंगे, और ये एक रॉड है, उसके अंदर बेरिंग के अंदर फिट हो रही है। इस पोर्शन को हुक कहते हैं। ये कर्व्ड पोर्शन है जो सरफेस से बाहर आता है, इसे हम कहेंगे हुक कहेंगे। और ये जो जैसे फिलामेंट है, तीसरा पार्ट होता है, उसे हम कहेंगे फिलामेंट। और फिलामेंट ये किसकी बनी हुई है? ये थ्रेड किसका बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट्स है इसे हम कहेंगे बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के अंदर बियरिंग रिंग्स एंड बियरिंग लाइक प्रोटीन है, प्लस में एक जैसे उसके अंदर रॉड भी मौजूद है, ये दिस वन इज कॉल्ड रॉड। इस तरह से जो है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम की अरेंजमेंट होती है, जो आज की हम डिटेल टॉपिक यही है, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला इसका डिस्कशन नहीं है। कंपेरियन थोड़ी सी ये देखनी थी कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल है और इनमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। अब हम आते हैं कि लाइक फ्लैजिला की अरेंजमेंट किस तरह की होती है। फ्लैजिला की अरेंजमेंट बैक्टीरिया के अंदर किस तरह की होती है? फ्लैजिला की अरेंजमेंट
तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होता है नैरो होना, तो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है। एंड लेग्स माइक्रोट्यूब्यूल, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला अगर है तो पोर्शन हुआ जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट किसका बना हुआ है? फिलामेंट बना हुआ है छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए। तो ये यानी बेसिक स्ट्रक्चर हुई। जैसे आप देखें ये जो पार्ट है बेसल बॉडी का है, बेसल बॉडी के अंदर ऐसी रिंग्स आ गई, ये पार्ट बेसल बॉडी जिसमें रिंग्स हैं और बॉल लाइक प्रोटीन्स भी हैं, प्लस में ये रॉड भी होती है। डिटेल ज्यादा नहीं है। इसी तरह से ये बेसल बॉडी होती कहाँ है? जैसे बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तक जो है ये बेसल बॉडी है। उसके बाद जैसे सेल वॉल से बाहर निकलने वाला जो पोर्शन है ये हुक पोर्शन है, और हुक के जो कर्व्ड पोर्शन है उसके साथ एक लॉन्ग फाइबर होगा यकीनन, तो उसे हम कहेंगे फिलामेंट कहेंगे। और फिलामेंट किस चीज की बनी हुई है? फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिले। ठीक है, तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है। और जो हमारे टेक्स्ट बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि जो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कौन से? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म जस्ट बीनेथ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बेसल बॉडी ओरिजिनेट कहाँ होगी? जैसे ओरिजिनेट की मीनिंग है अराइज या इमर्ज कहाँ होगी? जैसे ये बैक्टीरियम है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी उससे नीचे, जैसे बीनेथ द सेल मेम्ब्रेन, जैसे एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है बेसल बॉडी, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ये 4 ऐसी रिंग्स जैसे मौजूद हैं। ग्राम पॉजिटिव जैसे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे 2 डिस्क होंगी, ग्राम नेगेटिव होंगी तो उसमें 4 डिस्क होंगी। प्लस में आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो बेरिंग लाइक जैसे बेरिंग बॉल्स होते हैं ऐसे प्रोटीन और भी हैं, प्लस में ये एक रॉड भी मौजूद है। और ये जो कर्व पोर्शन है इसे हम कहेंगे हुक कहेंगे। और ये यकीनन जो रॉड लाइक पोर्शन है जिसका नेम है फिलामेंट है। और फिलामेंट की किसकी बनी हुई है? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हुई है। तो यानी 2 पेयर्स जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, 2 पेयर्स ग्राम उसमें होते हैं। ग्राम पॉजिटिव है ओनली 1 पेयर ऑफ बेसल बॉडी। ग्राम पॉजिटिव में ओनली 1 पेयर ऑफ बेसल बॉडी होता है। इसकी एक हमारे एनटीबी बुक के अंदर डायग्राम भी है। ग्राम नेगेटिव जो होता है उसमें 2 पेयर्स की सूरत में ऐसी रिंग्स होंगी, जैसे 2 पेयर, जैसे ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर है, जैसे ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ये ग्राम जैसे 2 पेयर्स ऑफ डिस्क, ऐसी डिस्क होंगी जिसके अंदर बेयरिंग वगैरह मौजूद है, बॉल्स वगैरह मौजूद है, रिंग्स मौजूद हैं। तो ये हुआ नेगेटिव का। और जो ग्राम पॉजिटिव है ओनली उसके अंदर 1 पेयर ऑफ ऐसी रिंग्स होंगी विच आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल रॉड। तो आप जैसे देख रहे हैं कि येलो कलर की ये जो रॉड है दे आर कनेक्टेड बाय द सेंट्रल रॉड, कनेक्टेड बाय द सेंट्रल रॉड। यानी अगर 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं तब भी वो उनके अंदर सेंट्रल रॉड है। 1 पेयर ऑफ ऐसी रिंग है तो उसके अंदर भी एक सेंट्रल रॉड होगी। बेसल बॉडी एंकर्स द फ्लैजिलम इन द सेल। यकीनन जैसे ये सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसको मजबूती से इसका यानी बुनियाद होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ताकि उसमें जिसके ऊपर जैसे फ्लैजिला जैसे अगर मूव करता है बैक्टीरिया को तो उसमें एक मेन स्ट्रक्चर को आगे प्रोपेल करना है, आगे ले जाना है, तो उसके अंदर तो वो स्ट्रक्चर तो होनी चाहिए, कंपोनेंट तो होना चाहिए। तो यानी फ्लैजिलम
जैसे विच आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल रॉड, बेसल बॉडी एंकर्स द फ्लैजिलम इन द सेल एनवेलप। हुक इज कर्व्ड स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू द फिलामेंट, वर्ड से जाहिर है ये सारी जो है बेसल बॉडी हुई है, और ये जो फिलामेंट है इनको आपस में कनेक्ट करने का काम यकीनन जैसे ये हुक करता है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेल सरफेस, जैसे ये सेल सरफेस है वहां से बाहर निकलने वाला जो पार्ट है वो दैट इज कॉल्ड हुक, उससे हम कहेंगे हुक कहेंगे। और आगे जो तीसरा पार्ट है यकीनन वो जो है फिलामेंट है, किसका बना हुआ है, फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन ग्लोबुलर नेचर प्रोजेक्ट। अच्छा, फिलामेंट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हुक, हुक से आगे जो फिलामेंट ओरिजिनेट होती है किसका बना हुआ है, ये फिलामेंट पोर्शन एक ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना हुआ है। होपफुली आपने इसको अब समझ लिया होगा कि लाइक इसके अंदर जो है बेसल बॉडी 2 पेयर और 1 पेयर है, रिंग्स हैं, तो इसी तरह से उनके अंदर एक रॉड भी आती है, और उसके बाद जैसे दूसरा पोर्शन हुक है जो सेल सरफेस से बाहर अपीयर होता है, और हुक के साथ जैसे यकीनन जो फिलामेंट पोर्शन है, 3 पोर्शन हो गए फ्लैजिला के। बस आखिरी जैसे इसके अंदर जैसे 2 पॉइंट्स हैं जैसे स्पीड के हवाले से या मूवमेंट के हवाले से जिनको आपको नोट करना है, वो 2 पॉइंट्स हैं कि लाइक ये पॉइंट्स है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, इट्स बेसल बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन। तो यकीनन जो बेसल बॉडी है, जो मूवमेंट जो वही बेसल बॉडी में ही पैदा होती है, बेसल बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, फ्लैजिला देन जो उसको जैसे बीटिंग होगी या प्रोपल्शन होगी या पूरे आगे उसको मूव कर, बट लोकोमोशन जो जिसके लिए मूवमेंट है जो वो जो जनरेट होती है वो एक्चुअली इस बेसल बॉडी के अंदर होती है। 36,000 rotation of paired disc of basal body enable the flagellum to rotate, which in turn causes the cell to spin or move forward। फिर आगे बैक्टीरिया को आगे आइदर स्पिन और मूव करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में, बट ये जो ऐसी जो रोटेशंस हैं वो पैदा कहाँ होती है, ऐसी रोटेशंस जो पैदा होती है बेसल बॉडी में। क्या है आखिरकार बेसल बॉडी के अंदर जैसे ऐसी रोटेशंस होती हैं, तो बेसल बॉडी के अंदर जैसे आप यकीनन देखेंगे कि ये जो रिंग्स होती हैं इनके अंदर जैसे बियरिंग्स होते हैं, एक मोटर प्रोटीन है इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, तो बियरिंग्स बॉल बियरिंग इनमें जैसे मूवमेंट होगी तो यकीनन उसका जो इफेक्ट होगा वो आगे फिलामेंट पोर्शन तक जाएगा। इस तरह से जो अरेंजमेंट मौजूद है, तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे एनटीबी बुक के अंदर। जैसे ये ऐसी एक डायग्राम है आपके पास यकीनन मौजूद होगा, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जिसमें 1 पेयर ऑफ जैसे डिस्क होती है इन 1 पेयर ऑफ डिस्क इन जैसे ओनली एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसल बॉडी के हैं, बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं, 1 पेयर और ये दूसरा पेयर, और उनके दरमियान जैसे एक रॉड भी है, ये पोर्शन है इसका नेम हुक है, और उसके बाद ये फिलामेंट है। ठीक है, ये ऐसी डायग्राम हमारे एनटीबी बुक के अंदर यकीनन जो मौजूद है। तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो काम की चीजें हैं वो हमने देख ली हैं, पढ़ ली हैं, और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के हवाले से है, जैसे स्पोर्स एंड बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट की हेडिंग है, स्पोर्स एंड सिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया में जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया जैसे डॉर्मेंट और रेस्ट वाली स्टेज में आते हैं, बट उनकी रेस्टिंग स्टेज को हम कहते हैं स्पोर कहते हैं। और ऐसे एक एंडोस्पोर होते हैं, दूसरे एक्सोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बैक्टीरियम, एक्सोस्पोर एक्सो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे आउटसाइड होती है, तो बैक्टीरिया से आउटसाइड जो फिलामेंट की सूरत में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोस्पोर कहते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होती है कि जब भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है दैट आर नॉट फेवरेबल टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है, उनमें से क्या चीज कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बैक्टीरियल एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है, उसमें हाई टेम्परेचर आ सकता है, पीएच भी आ सकता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी। हाँ, इंटरटेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि केमिस्ट्री क्लास जो होगी वो 4 PM पे होगी आपकी, अब इसके बाद कोई क्लास नहीं है। केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री 4 PM पे, 4 PM पे क्लास होगी केमिस्ट्री में बहरहाल। तो ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, यानी एक तो न्यूट्रिएंट कम है,
इन द इन्वायरमेंट अदर कंडीशन में, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, और इसी तरह से वाटर है, या ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं। पीएच है, ऑक्सीजन का होना या ना होना, ये भी एक अनफेवरेबल कंडीशन में आती है, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोब्स हैं, तो उनको अगर ऑक्सीजन की कमी, शॉर्टेज होगी तभी ये जैसे एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया। इसी तरह से जो एनएरोब हैं उनमें अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो उनके लिए भी ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज की सूरत में उनकी पड़े होते हैं। खास तौर पे जो एंडोस्पोर है वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, चाहे कितना टेम्परेचर एडवर्स, कितना हाई टेम्परेचर हो, आसानी से बैक्टीरिया नहीं मरते, हजारों सालों तक वो बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन एंडोस्पोर characterized by complex structure and resistance to high temperature. That's why the dormant form is capable of surviving for periods more than thousands of years. तो ऐसी कंडीशन में कैसे बनता है, हम आते हैं इलस्ट्रेशन में। The spore develop within the vegetative cell inside the cell wall, so it has been named as endospore. एंडो लफ्ज की मीनिंग की इनसाइड होती है, इनसाइड बैक्टीरियल सेल होता है, तो इस वजह से हम कहेंगे एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरिया, एक्सोस्पोर फॉर्म्ड आउटसाइड द बैक्टीरिया। तो इसी तरह ओरिजिनल सेल्स फॉर्म्स है कॉपी ऑफ इट्स क्रोमोसोम सराउंड्स इट्स विद द टफ वॉल फॉर्मिंग द एंडोस्पोर। सबसे पहला काम ये होगा, जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल उसकी रेप्लिकेशन करेगा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद सेल वॉल भी होगा, टफ लेयर भी बन जाएगा, देन बैक्टीरिया जैसे आपको पता है वो उसकी लाइसिस हो जाएगी। बट एंडोस्पोर जो है सेट फ्री या रिलीज हो जाता है, एनवायरमेंट में रिलीज हो पड़ा रहेगा, हजारों सालों तक पड़ा रहेगा, जब तक एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तब तक ऐसे ही एंडोस्पोर पड़ा रहेगा। ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दोबारा से इस एंडोस्पोर के अंदर जर्मिनेशन होगी और एक वन बैक्टीरियम वो न्यू बनेगा। इलस्ट्रेशन भी हम उस पर आते हैं, तो ये इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जैसे क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी, सेल वॉल आ जाएगी, टफ कवरिंग आ जाएगा, देन जो है मदर सेल जो होगा उसकी लाइसिस होगी, एंडोस्पोर जो है फ्री हो जाएगा, फ्री होने के बाद एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा। देन चाहे किसी भी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, कुछ भी नहीं होगा इस एंडोस्पोर को। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उसी एंडोस्पोर में से एक न्यू बैक्टीरियम बन जाता है। सो उसके बाद वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंडोस्पोर, मेटाबॉलिज्म इज इनसाइड इट स्टॉप्स, रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल देन डिसइंटीग्रेट, यानी मदर सेल की डेथ हो जाती है, एंडोस्पोर जो रिलीज होगा, देन जर्मिनेट व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकम फेवरेबल। जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगी तब जर्मिनेशन होगी, तब तक भले हजारों सालों तक इसको कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो इसे हम कहेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के हवाले से इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो जैसे नंबर 1 जैसे स्पोरुलेशन का प्रोसेस होता है। स्पोरुलेशन की मीनिंग होती है द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे ये बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल है, इसकी एक कॉपी बनी है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए की एक कॉपी बनी है। कॉपी बनने के बाद क्या होगा, इसी के ऊपर मेम्ब्रेन और कवरिंग आएगी, मेम्ब्रेन और कवरिंग, टू मेम्ब्रेन्स बनने के बाद, जैसे कवरिंग बनने के बाद क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, सेल वॉल भी बनेगा। सेल वॉल बनने के बाद जैसे ये एंडोस्पोर यहाँ से जो है कोट भी बनेगा, एंडोस्पोर का कोट बनने के बाद ये जो है मदर सेल है उसकी लाइसिस होगी। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंडोस्पोर कहेंगे, और ये ऐसा एंडोस्पोर हजारों सालों तक ये जिंदा रहता है, कुछ भी नहीं होता। ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो है उसमें वापस जैसे एक न्यू बैक्टीरियम बन जाता है। ये दोबारा से एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे ये वेजिटेटिव सेल है, स्टारवेशन कंडीशन। स्टारवेशन कंडीशन की मीनिंग होती है यानी न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो उस वक्त जेनेटिक मटेरियल की उसने एक कॉपी बना ली, जैसे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना ली तो उसके बाद जैसे एक पहला छोटे सी एक पोर्शन के अंदर जैसे इसका ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन का अमल हुआ है, कवरिंग्स बन रही है, कवरिंग बनने के बाद जैसे ये जो मैच्योरेशन स्टेट आ गई है, एक एडिशनल कवर बन गया, देन ये यहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद जो ये क्योंकि मदर सेल की लाइसिस होगी, रिलीज होगा, ये ऐसा एंडोस्पोर, ये इसे कहेंगे एंडोस्पोर, क्योंकि ये बैक्टीरियम के अंदर बना है तो इसे हम कहेंगे एंडोस्पोर कहेंगे। ये एंडोस्पोर इसी लाइक बैक्टीरियम के अंदर पड़ा, तो जब बैक्टीरियम की लाइसिस होगी तो उसके बाद जर्मिनेशन होगी, कब होगी, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन।
तो उस वक्त वापस ये सेम एक बैक्टीरियम बन जाता है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट डेफिनेशन वाइज है, और आप जैसे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म है एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर के बाद एक और टर्म है एक्सोस्पोर। एक्सो लफ्ज की मीनिंग ही आउटसाइड होती है, यानी ऐसा स्पोर जो बने बट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल बने तो उसे हम कहेंगे एक्सोस्पोर कहेंगे। फिलामेंट की सूरत में होता है। जैसे ऑन द अदर हैंड एक्टिनोमाइसीट्स, यानी ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप है एक्टिनोमाइसीट्स, विच आर अ लार्जर ग्रुप ऑफ स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्रोथ बाय फार्मिंग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कॉल्ड फिलामेंट। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या ट्यूब की जैसे स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे आउटसाइड द बैक्टीरिया बनेगी, जिन्हें फिलामेंट कहेंगे, एक्सोस्पोर कहेंगे, उनके जरिए जैसे रिप्रोडक्शन होगी। अंडर पुअर न्यूट्रिएंट कंडीशन, यानी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पुअर की मीनिंग है शॉर्टेज, कमी न्यूट्रिएंट की होती है, दीज फिलामेंट्स डिफरेंशिएट इनटू थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोस्पोर। In contrast to endospore, these structures are part of reproductive process, are formed outside the outer to the cell wall। जैसे आपने देखा कि एंडोस्पोर जो है इनसाइड, जो है इनसाइड बैक्टीरियम बनता है, जो एक्सोस्पोर बनेगा वो आउटसाइड बैक्टीरियम बनेगा। ऐसा स्पोर जो होगा आउटसाइड द बैक्टीरियल वॉल होगा, इसी वजह से हम इसे कहते हैं एक्सोस्पोर कहेंगे। जैसे एजोबैक्टर स्पीशीज एंड सेवरल अदर आर नोन टू फॉर्म सिस्ट which are dormant cells with thick walled cell walls। तो इसी तरह से ये एक सिस्ट टर्म भी आता है, जो इसके ऊपर जो है एक्सोस्पोर के ऊपर जैसे सिस्ट फॉर्मेशन या इंसिस्टमेंट जिसे कहते हैं, अकर्स बाय चेंजेस इन द सेल वॉल। इंसिस्टमेंट या सिस्ट जो बनने का अमल जो है, सेल वॉल के अंदर जो चेंजेस आएंगी, द साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सेल वॉल थिकन्स। इसी तरह से जो है सिस्ट फॉर्मेशन जो है जब भी होती है, सिस्ट फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल डीएनए के इर्द गिर्द जैसे सेल वॉल बनने का अमल हुआ, जेनेटिक मटेरियल के अंदर सेल वॉल बनने का अमल हुआ, देन साइटोप्लाज्म की डेथ हो जाएगी और देन जो है सिस्ट वहां से रिलीज हो जाएगी। सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू डेजिकेशन एंड सम केमिकल्स। सिस्ट जैसे आपने जैसे जनरली पढ़ा होगा, प्रोटोजोन्स के अंदर भी हम जैसे एक सिस्ट फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो सिस्ट एक टफ कवर होता है। डेजिकेशन रेजिस्टेंट की मीनिंग है कि जैसे उसके अंदर कोई कंटेंट्स होंगे, वाटर कंटेंट होंगे, वो वहां से नहीं ड्राई आउट नहीं हो सकता है, उसे हम कहेंगे डेजिकेशन रेजिस्टेंट कहते हैं। बट कैन नॉट विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर एज एंडोस्पोर। विथस्टैंड की मीनिंग होती है, विथस्टैंड की मीनिंग होती है सर्वाइव। हाई टेम्परेचर पे ये सिस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाई टेम्परेचर पे जो है ओनली एंड ओनली एंडोस्पोर वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं। सिस्ट हाई टेम्परेचर को सर्वाइव उस पे ऐसे सिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, एंडोस्पोर में और सिस्ट में। एंडोस्पोर होगा चाहे जितना टेम्परेचर हाई हो बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सिस्ट होगी तो हाई टेम्परेचर पे ये जो किल हो जाता है, बट ये डेजिकेशन रेजिस्टेंट है। सिस्ट इज डेजिकेशन रेजिस्टेंट। तो इसी तरह से हमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है एक्सोस्पोर की, वो देखेंगे। जैसे एंडोस्पोर प्रेजेंट विद इन द सेल, एंडोस्पोर तो सेल के अंदर ही बन जाता है, एंडोस्पोर विद इन द सेल होता है, और जो एक्सोस्पोर होगा यकीनन आउटसाइड द सेल होगा, उसे हम कहेंगे एक्सोस्पोर कहेंगे। एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। ठीक है, तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, हेडिंग्स आ जाती हैं, डिजीज भी आ जाती हैं, इकोलॉजिकल रोल भी आ जाता है, और इसी तरह से जेनेटिक इंजन, जैसे एसटीबी के अंदर यूजफुल हार्मफुल बैक्टीरिया की हेडिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी तरह से इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिनमें, बट ये जो एसटीबी वाली हेडिंग है या वो सारी कवर हो जाती है, या जो पीएमसी के सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं काफी सारी डिफरेंट अगर होती हैं तो ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स के अंदर ही आ जाती हैं। बहरहाल बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक की मीनिंग होती है जैसे इकोनॉमी होती है, जैसे इकोनॉमी, जैसे आपको पता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी दैट इज वेरी नेसेसरी, जो उसमें इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्रीज भी होती हैं। तो इसी तरह से जो बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्रीज में इनकी यूज है, इस्तेमाल है। जैसे एंटीबायोटिक्स है, जैसे मेडिसिन का अगर हम देखें, एंटीबायोटिक्स, तो दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से? बैक्टीरिया और फंजाई की ही प्रोडक्ट्स होते हैं, और किसको इनहिबिट और किल करेंगे? द ग्रोथ ऑफ
डिजीज काजिंग जो एजेंट होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और भी इसके यूजेज हैं, इस्तेमाल हैं। तो बैक्टीरिया का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, इंपॉर्टेंस है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हैं और भी कई नुकसान देते हैं। बहरहाल हम जो है सबसे पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आते हैं, इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जैसे पढ़ें फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या होता है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो उसको ट्रैप करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। देन यही फूड जो है नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल और फीडिंग लेवल होती है, जिसे हम कहते हैं हर्बीवोर। प्लांट आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर ईटन बाय प्रीडेटर्स आर टॉप कार्निवोर, जिनको इन्वायरमेंट में और कोई नहीं खा सकता है। बट चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हो या हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो या टॉप कार्निवोर हो, किसी की भी अगर जब डेथ होती है तो आपको पता है डीकम्पोजर का रोल स्टार्ट होता है। अगर ये डीकम्पोजर इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट में ना होते तो इनके अंदर जितनी भी एनर्जी है, खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने हुए हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यकीनन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एक फंजाई होने चाहिए, दूसरे बैक्टीरिया होने चाहिए। अगर ये फंजाई और बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वापस भी चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी तो अगेन जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जैसे वो उसकी फिक्सेशन होगी, ग्रीन प्लांट्स में आएगी। तो बैक्टीरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बैक्टीरिया ना होते, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर ना कर पाते। ग्रीन प्लांट्स के पास यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत ना होती तो हर्बीवोर क्या खाते हैं, यकीनन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोर क्या खाते हैं, हर्बीवोर को खाते हैं। तो इसी तरह से एक दूसरे से सारी चीजें रिलेटेड हैं। तो ये इकोलॉजिकल रोल किसका होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का है। फंजाई की इंपॉर्टेंस तो नहीं है, हम बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये इकोलॉजिकल रोल है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर है, ह्यूमस फॉर्मेशन टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड बायो रिमेडिएशन है। तीन हेडिंग्स में हम जो है इकोलॉजिकल रोल के हवाले से बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल रोल जो है उस पर हम आते हैं। इकोलॉजिकल रोल के हवाले से रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो यही जो चीज अभी हमने जो डिस्कस की है वो, जैसे आपको पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी में द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स, कार्निवोर्स देन टॉप कार्निवोर व्हाट्स हो। चाहिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम के अंदर, जब इनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद आपको पता है कि डीकम्पोजर्स का रोल स्टार्ट होता है। यकीनन हर एक ऑर्गेनिज्म की एक मखसूस एज होती है या उससे पहले भी किसी भी वक्त डेथ हो सकता है। तो डेथ होने के बाद इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं ये सारे डीकम्पोज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, वाई बिकॉज ये अदरवाइज क्या होगा, जैसे बिग ट्री है वो अगर गिर गया है, मर गया है, या बिग कोई हर्बीवोर एनिमल है उसके अंदर कितनी एनर्जी पड़ी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े, ये तो सारे लॉक हो जाएंगे। इनको रिसाइकिल करना है, यही मटेरियल रिसाइकिल होके इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में या सॉइल के अंदर चले जाएंगे और देन वापस इनका दोबारा से यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल होगा। जाहिर है जब ये डिकम्पोजिशन का अमल होगा तो यही पार्ट्स जो है सॉइल में भी आते हैं वापस, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ग्रीन प्लांट्स और ज्यादा ग्रो करेंगे अल्टीमेटली। तो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इसको बैलेंस करना, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में इन्हीं बैक्टीरिया और फंजाई का इंपॉर्टेंट, यही बात बताई गई। बैक्टीरिया सर्व एज अ रिसाइकलर ऑफ द नेचर as they are involved in the decomposition of dead complex organic matter into the environment. If the dead bodies are not decomposed, the organic nutrient present in their dead bodies would not be released into the environment. यकीनन जब ये ब्रेक होंगे तो एटमॉस्फेयर में ये जाएंगे ना, उनके कंस्टिट्यूएंट्स, खासतौर पे कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, तो कार्बन जो है इसको ब्रेक करना, एनवायरनमेंट में वापस रिलीज करना जरूरी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड बॉडीज माइट diminish all the carbon dioxide from the atmosphere if there were no decomposer present on the earth. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बिग ट्री है, इसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया होगा एटमॉस्फेयर की। अगर ये मर जाए तो ये कार्बन तो सारी लाख हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, और यही एनर्जी आगे तो हर्बीवोर में गई, यही इसकी एनर्जी आगे कार्निवोर में गई है। तो यही कार्बन कार्बन आगे जा रहा है
तो मीन्स ये तो सब चीजें लाक हो जाएंगे, एक डिसबैलेंस हो जाएगा। अब नेचुरली क्या होना चाहिए, डिकम्पोजर होने चाहिए। कैन यू इमेजिन सिचुएशन इफ देयर वर नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन मार्क है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, तो हर्बीवोर क्या खाएंगे, कार्निवोर कैसे जिंदा रह पाएंगे? यानी पूरी जो इकोसिस्टम की जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। So bacteria play a crucial role in the environment through the decomposition of the organic matter. Bacteria use them as a source of nutrients and in turn help in recycling the organic matter trapped in the dead organic matter. इसी तरह से चाहे वो कोई बिग ट्री क्यों ना हो, कोई एनिमल हर्बीवोर क्यों ना हो, बट उसको डीकम्पोज करके वापस सॉइल में या एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं. So through this process, other organisms also get benefited who can use the simpler forms of organic compounds, nutrients released from the dead bodies. तो इसी तरह से आपको पता है जब ये डिकम्पोजिशन का अमल होगा तो दूसरे यकीनन जैसे बैक्टीरिया फंजा ये भी अपनी न्यूट्रिशन यहीं से हासिल करेंगे, प्लस में इनको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सब्सटेंसेस में. these simple substances again these are utilized by the green plants. और इसी तरह से जो है ये सिलसिला एनर्जी फ्लो आने को इन इकोसिस्टम ये भी मेंटेन रहता है. ये अगर बैक्टीरिया होंगे एटमॉस्फेयर में तो ये काम, प्लस में सॉइल की फर्टिलिटी वो भी इंक्रीज होती है. सॉइल बिकम फर्टाइल, ऐसा सॉइल फर्टाइल होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया की जो है यकीनन जो तादाद ज्यादा होती है तो वहाँ का सॉइल जो फर्टाइल होता है. तो एक छोटी सी जैसे इलस्ट्रेशन है, ये मर जाते हैं तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं वापस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो इस तरह से ये जो सिलसिला चलता रहता है. इस तरह से जो है ये अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो यकीनन जैसे जो जनरल इलस्ट्रेशन है जो आपने मेनी टाइम पढ़ी है, हमने बनाई भी है, तो इसमें हम ज्यादा इस पे टाइम नहीं देते, हम थोड़ा आगे चलते हैं. आज थोड़ा सा बैक्टीरिया सेक्शन को थोड़ा फिनिश करने का मूड है, फिनिश करेंगे विद यूर कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन के साथ. रोल ऑफ बैक्टीरिया टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ह्यूमस फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब जैसे देखें बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी है कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना. कैसे इंक्रीज हो सकती है? इंक्रीज होगी बाय ह्यूमस फॉर्मेशन. ह्यूमस किससे कहते हैं? डीकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जैसे आपको पता है जब कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसकी डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया और फंजाई उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं. ऐसा डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर मौजूद होता है, जमीन के अंदर मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं. ऐसा सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है तो वो सॉइल फर्टाइल होता है. ऐसे सॉइल को हम कहेंगे फर्टाइल सॉइल कहेंगे. तो यकीनन पार्शियली डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर यानी जो अभी स्टार्ट हुआ है, पार्शियली की मीनिंग है थोड़ा बहुत, जिसके ऊपर बैक्टीरियल या फंगल कोई एक्शन हुआ है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यकीनन तो अभी डीकम्पोज होना शुरू हुआ है. तो ऐसे डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस कहते हैं. अब डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स फर्टिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यकीनन जिस भी सॉइल के अंदर ह्यूमस ज्यादा होगा वो सॉइल फर्टाइल होगा. ठीक, आल्सो इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये भी इस ह्यूमस का काम है कि वाटर रिटेनिंग वाटर उस सॉइल में या जमीन को जो वाटर, जिससे अगर आप देखें बैक्टीरिया जो थर्ड डेजर्ट की जो सॉइल है उसमें ज्यादा बैक्टीरिया नहीं है. ज्यादा बैक्टीरिया नहीं है तो ज्यादा ह्यूमस नहीं है. ज्यादा ह्यूमस नहीं है तो ऐसे सॉइल के अंदर जो है वाटर स्टोर करने की भी ज्यादा अरसे तक उनमें सलाहियत नहीं होती है. ठीक है, ये डिपेंड करता है ह्यूमस पे करता है. Bacteria and fungi are the only organism that decompose the dead animals and plants, thus take part in the formation humus formation. ह्यूमस बनाने का काम यकीनन डीकम्पोजर का है. डीकम्पोजर कौन से हैं? बैक्टीरिया फंजाई है. सॉइल इज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स. दे कैन नॉट इनहेल नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. बहुत ही सिंपल सी बात है. जैसे अगर देखें हम ग्रीन प्लांट्स को, तो अगर ये एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर यानी एयर मौजूद है, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है. ये नाइट्रोजन डायरेक्टली जो इन लीव्स के जरिए नहीं आती है. यही नाइट्रोजन जब नाइट्रेट्स की फॉर्म में बनेगी, नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्रीन प्लांट्स, इनकी रूट्स में आएंगी. नाइट्रोजन डायरेक्टली जो है लीव्स के जरिए जो है रेस्पिरेशन जैसे कहें इस तरह से नहीं हो, इसका फॉर्म होता है नाइट्रेट.
नाइट्रेट फॉर्म जो है प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो कैसे? तो ये जो इनकी फिक्सेशन का अमल होता है, जैसे इंटर क्लास में एसटीबी के अंदर नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट्स ने जैसे पढ़ा होगा, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है, लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म में भी होती है। इसी तरह से जो भी जैसे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसके अंदर क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। डेड ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अमोनिया देन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, और यही नाइट्रेट्स देन ग्रीन प्लांट्स इसको यूज करेंगे। ग्रीन प्लांट्स इनको आगे अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, आगे इनमें से प्रोटीन्स बनेंगे। इसी तरह से ऐसा सॉइल जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो क्या करेंगे, जैसे पहले स्टेप में ये करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, अगर कोई भी प्लांट है या एनिमल उसकी जो डेथ हो गई या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी किसी डेड बॉडी एनिमल की होती है, उसके करीब से कोई गुजरेगा तो एक गंदी सी स्मेल आती है, वो अमोनिया की होती है, यानी डिकम्पोजिशन का अमल जारी होता है। वहां पे जो उस अमोनिया गैस रिलीज होने की वजह से इतनी जो स्मेल, ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है। तो यानी अमोनिया, ये भी काम कौन करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले भी बैक्टीरिया हैं। इसी तरह से देन अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने वाले भी ये बैक्टीरिया होते हैं। देन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। यानी ये एक्शन भी बैक्टीरियल एक्शन है, ये भी एक्शन बैक्टीरियल है, और ये भी एक्शन है बैक्टीरियल एक्शन है। तो इस तरह से बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये इसे हम कहेंगे कि जैसे तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन या नाइट्रेट्स बनाने में भी बैक्टीरिया का रोल है, ह्यूमस फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का रोल है। एक और रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम रेडिसिकोला, आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ये भी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका जो रोल है, नाइट्रेट बना के देता है प्लांट को, जैसे पी प्लांट के बारे में एसटीबी में मौजूद है। तो यानी ये सब बैक्टीरिया का ही कमाल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, डिकम्पोजिशन कराना। सो नाइट्रोजन के बारे में ये हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एटमॉस्फेयर कैन बी अवेलेबल टू द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यानी ये सारा जो है हम अमल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये सारी हेडिंग्स मौजूद हैं। Process takes place with the help of nitrogen fixing bacteria like rhizobium and cyanobacteria in the soil. राइजोबियम रेडिसिकोला, आपको पता है राइजोबियम रेडिसिकोला वो तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंदर, जैसे आपको पता है साइनोबैक्टीरिया नॉस्ट्रोक आपने पढ़ा होगा, जिसके खास तौर पे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो एक एंजाइम्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक, जैसे नाइट्रोजन है उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स मौजूद हैं, तो उसके जरिए सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया की हेडिंग है। These species of bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrites, nitrates and nitrites as a part of their metabolism and make it available to the plants. Some plants जैसे leguminous plant, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फलीदार प्लांट्स होते हैं जिनमें फलियां होती है, जैसे मटर की फली है, गुआर की फली है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनके रूट्स के अंदर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रहते हैं रूट नोड्यूल के अंदर, और उनके अंदर जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया उनको नाइट्रेट देंगे और बैक्टीरिया को रहने की जगह भी मिल जाएगी, फूड भी मिल जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, बैक्टीरिया को भी फायदा है एज वेल एज प्लांट को भी फायदा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, जनरल एवे डिस्कशन है, आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट पॉइंट्स इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड रिमूवल ऑफ और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। ये भी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। बायो रेमिडिएशन जिससे कहते हैं, रेमिडी की मीनिंग होती है यानी उससे जान छुड़ाना, बायो रेमिडिएशन की मीनिंग होती है जैसे रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जैसे पोल्यूटेंट्स पड़े होते हैं, उनको कैसे साफ किया जाए, कैसे क्लीन किया जाए, कैसे उस जैसे वेस्ट से हमारी जान छूटे, तो यकीनन जो है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और इस अमल को हम कहेंगे बायो रेमिडिएशन। काफ़ी जैसे ऐसी कंट्रीज
जहाँ पे जैसे ऑयल जो टैंकर्स लीक होते हैं, समंदर के अंदर जाके गिरता है ऐसा ऑयल, देन जो है